गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आचार्य जी, शशांक जी, महाराज जी, आप, बहन जी, मंच को प्रणाम करता हूँ। सामने हमारे जितने बैठे हैं, जो हमसे बड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, भी प्रणाम। हमारी दिनचर्या यही है, वर्किंग डे में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ही हमारा कुरुक्षेत्र है, और बाकी हॉलीडे सैटरडे संडे बाहर। सामान्यतया प्रतिवर्ष मैं लगभग 125 जिलों में जाता हूँ। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम, सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रम, धर्म गुरुओं के कार्यक्रम, सब मिला जुला के लगभग 125 जिले हो जाते हैं। पिछले 5 वर्ष में लगभग 500 जिले हो चुके हैं। इन 500 जिलों में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चेतना तो आ गई है, जागृति आ गई है, सही गलत की पहचान हो चुकी है। गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, लोहियावाद की जो आपको अफीम खिलाई गई थी, धीरे धीरे उसका नशा खत्म हो गया। अब आप प्रखर भी हैं और अब आप मुखर भी। अब आप सच समझ गए हैं, और समझना पर्याप्त नहीं होता, उसको मुखर होकर बोलना, प्रखरता के साथ बोलना, सबके सामने बोलना, मुझे लगता है वो शुरू हो चुका है। और आज मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि भारत रक्षा मंच की एक टैगलाइन लिखिए, भारत रक्षा मंच लक्ष्य है सुरक्षित भारत का निर्माण। एक नीचे बैनर पे अपने आना चाहिए, सुरक्षित भारत का निर्माण। सरकार विकसित भारत बना रही है और भारत रक्षा मंच क्या बनाए? सुरक्षित भारत। अब दोनों में ज्यादा जरूरी है क्या, वो समझिए आप। आपका घर बड़ा मॉडर्न है, सब कुछ बढ़िया, हाई फाई, वाईफाई, सब कुछ हाई फाई है, लेकिन आपके घर में कोई भी आके डकैती कर सकता है। दूसरा घर ऐसा है, हाई फाई नहीं है, लेकिन उसका ताला नहीं टूटता। आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे, जोर से बताइए। दूसरे वाले। आपको भारत में 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, आपको सिंगापुर, जापान में हर महीने 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, और आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हर महीने 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी के साथ कहां जाना पसंद करोगे? 3 लाख रुपए वाली तनख्वाह में या 2 लाख रुपए वाली तनख्वाह में? 2 लाख वाली। 2 लाख सिंगापुर। क्यों? क्योंकि आपको वहां सुरक्षा मिले, सेफ कंट्री। और इसीलिए दिल्ली के लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली के लोग सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। यशवंत देशमुख, जो नानाजी देशमुख के परिवार से हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है दिल्ली असुरक्षित है और दुबई सुरक्षित। पूरे देश से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जापान। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत असुरक्षित। अधिकांश नेता और नौकरशाह ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहे हैं, ब्राजील में जमीन खरीद रहे हैं, कनाडा में जमीन खरीद रहे हैं। वो यहां केवल चुनाव लड़ने के लिए है, चुनाव लड़ रहे हैं, वोट नोट, वोट नोट, वोट नोट, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, और करने के बाद बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पढ़ते पढ़ते उनको नौकरी मिल जाए और नौकरी के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत सुरक्षित है। और जब देश के नीति निर्माताओं को भारत सुरक्षित नजर नहीं आएगा, सुरक्षित बनाने का प्रयास करने की बजाय वो पलायन करना शुरू कर देंगे। ऐसे समय में भारत रक्षा मंच की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो गई है कि वो पूरे देशव्यापी एक कार्यक्रम शुरू करें और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यहां के लोग सुरक्षित महसूस करें। भारत की राजधानी दिल्ली में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं,
वहां होली के दिन थोड़ा सा रंग का छींटा पड़ने पे हत्या हुई थी, नहीं हुई थी? जरा जोर से बोलिए। हुई। और हत्या उन लोगों ने किया जो रंग राज का काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, रंग साज का काम करते हैं, रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं। होली के दिन रंग मिला मिला के ऐसे लगा लगा के दिखाते हैं, देखो हमारा वाला रंग बढ़िया, हमसे रंग खरीद लो। और जैसे ही थोड़ा छींटा पड़ा उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी। चलो हत्या हो गई, ये तो अभी लेटेस्ट हत्या है। 2026 की हत्या में और पीछे चलता हूं। 2012 में कमलेश तिवारी की लखनऊ में बड़ी जघन्य हत्या हुई थी। अगर आप लोग भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। याद है? हाँ, याद है। जिन लोगों ने कमलेश तिवारी की हत्या किया, क्या उनको आज तक फांसी हुई? जोर से बोलिए जरा। 14 साल बीत चुके हैं। क्या उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई? 14 साल बीत चुके हैं। नहीं। क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। चलो ये तो 14 साल हुआ, और पहले चलते। तो बुलडोजर 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया था और उसमें एक आतंकवादी ने टीवी पे आके बोला कि मैंने सेना के 4 अधिकारियों को मारा। 1990 से 2026 कितने साल हो गए? 36। इस 36 साल में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले किसी एक आदमी की, एक आतंकवादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिएगा। नहीं। किसी एक आतंकवादी को फांसी हुई क्या? नहीं। किसी एक आतंकवादी की नागरिक 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। 1990-91 में जयपुर में मेयो कॉलेज में लगभग, कुछ लोग कहते हैं 200 बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई, कुछ लोग कहते हैं 800 हुई, कुछ लोग कहते हैं 1500 हुई। चलो मैं 200 मानता हूं मिनिमम वाला आंकड़ा। जयपुर अजमेर का जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है उसको कहते हैं मेयो कॉलेज। उस मेयो कॉलेज में 200 या 800 या 1000 या 1500 जो भी थे, जो इतनी हमारी बेटियों को ट्रैप किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, उसमें किसी एक जिहादी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? नहीं। कानून नहीं है ना। 4 साल पहले उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों ने खुद ही अपना वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था? जोर से बोलिए। बनाया था। अगर हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया, उन्होंने कहा हमने मारा, कन्हैया लाल का परिवार कह रहा इन्होंने मारा, मारने वाला कह रहा मैंने मारना, पीड़ित कह रहा इन्होंने मारा। 4 साल में कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। 1984 में इसी दिल्ली में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, उसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी हुई, किसी एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर भारत सुरक्षित कैसे बने? याद रखिए, सुरक्षित देश तब बनता है जब कानून का खौफ हो। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे और भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, और लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। और राम मंदिर में चोरी हो गई कि नहीं हुई? जोर से बताइए जरा। क्यों? चीन, जापान, सिंगापुर में तो घर में भी चोरी नहीं होती है, और यहां मकान दुकान छोड़ो, यहां तो मंदिर में चोरी हो गई। कभी आपने अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के किसी मस्जिद में चोरी की घटना सुनी क्या आपने? नहीं। कभी आपने अमेरिका और रूस के चर्च में चोरी की घटना सुनी क्या आपने? नहीं। कभी आपने चीन, जापान, सिंगापुर के उनके जो धार्मिक स्थान है, वहां बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं, उनके बौद्ध मंदिर हैं, उसमें कभी आपने चोरी की घटना सुनी क्या? नहीं। फिर हमारे यहाँ क्यों हो गई? हमारे अयोध्या में क्यों हो गई? कानून का डर नहीं। और हमारे यहाँ तो केवल दान चोरी नहीं होता, हमारे यहाँ तो कई बार अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो जाती हैं। होती कि नहीं होती? मंदिरों में केवल दान पात्र चोरी नहीं होता, कई बार मूर्ति भी चोरी हो जाती है।
आज तक किसी चोर को आजीवन कारावास हुआ क्या? जोर से बोलिए। किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? किसी को फांसी हुई क्या? नहीं। हमारे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, इसमें काम का बंटवारा है। धर्म की जय करना समाज का काम है, हमारा आपका काम है। अधर्म का नाश करना शासन का काम है, सरकार का काम है। और याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती। आपका काम है गौशाला बनाना और शासन का काम है गाय खाने वाले को जेल में डालना। अगर आप लाख गौशाला बनाओगे और गाय खाने वाला बाहर रहेगा तो एक एक आपकी गाय चुराता रहेगा। आपका काम है मंदिर बनाना और शासन का काम है मंदिर में चोरी करने वालों को फांसी देना। और ऐसी व्यवस्था नहीं करोगे तो कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई चीफ जस्टिस हो, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाएगी। और जैसा कि आपके राम मंदिर में हो गई। जानते हैं क्यों? 27 क्योंकि भगवान से केवल इंसान डरते हैं। भगवान से कौन डरता है? शैतान। भगवान से शैतान नहीं डरता। शैतान तो केवल कठोर कानून से डरता है। शैतान कभी भी भगवान से नहीं डरता। इसलिए आप जहां मंदिर जाते हैं, कई बार आपका चप्पल चोरी हो जाता है। आप मंदिर जाते हैं, आपकी पर्स चोरी हो जाती है। आप मंदिर जाते हैं, आपकी पॉकेट मार दी जाती है। क्यों? आप तो भगवान से डरते हैं, वो नहीं डरता। वो किससे डरता है? वो सीसीटीवी के कैमरे से डरता है, अरे मैं पकड़ न लिया जाऊं। वो पुलिस से डरता है, पुलिस पकड़ न ले। जिन देशों ने राम नीति लागू किया, चीन, जापान, सिंगापुर में, वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। जिन देशों ने कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन ने, वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। जिन देशों ने परशुराम की नीति लागू किया, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड, वो शांति, समृद्धि, खुशहाली है। और जिन लोगों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे केवल बतौलेबाजी किया, गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, फुलेवाद, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, वहां रत्ती भर न अपराध कम होता है, न रत्ती भर भ्रष्टाचार कम होता है। और आप लोग तो दिल्ली के रहने वाले हो, आप बताओ, दिल्ली में चोरी खत्म हो गई क्या? नहीं। दिल्ली में डकैती कम हो गई क्या? नहीं। डीडीए में भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में मिलने लग गया क्या? डेथ सर्टिफिकेट फ्री में मिलने लग गया क्या? ड्राइविंग लाइसेंस आपको बिना पैसे के मिलने लग गया क्या? कौन से काम नहीं मिलता? और भारत रक्षा मंच, चूंकि हम रक्षा की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ा खतरा करप्शन है। कैसे? मैं आपको कारण बताता हूं। मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर, और मैंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं, और वो मेरी पीआईएल 2017 की है। 2017 में मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। जब मैंने ये कहा था तो सब लोग चौंक गए थे। अब लेकिन घुसपैठ मुद्दा हो गया है, अब लोग एडमिट करने लग गए। उस मेरी पीआईएल के बाद किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट बोला नहीं जी 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। अरे हम कहते हैं 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। चीन में तो 2 घुसपैठिए भी नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो 2 घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठ कैसे रुकती आप समझिए। या तो आपके बॉर्डर में पूरी फेंसिंग हो, और या तो आपका कानून का खौफ। घुसपैठियों को अगर पता हो कि हम इस देश में एंट्री करेंगे, हमको तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तो नहीं आएंगे। मैं गांव का आज रहने वाला हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में ना ऐसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, झुंड, 10-12 कुत्तों की झुंड होती है। वो गांव में हर घर पे जाके नहीं बैठते। जो लोग गांव के होंगे उनको पता हो, जिनका गांव से कनेक्शन अभी भी होगा, वो सिलेक्टेड घरों पे जाते हैं, और सिलेक्टेड घरों पे बिल्कुल नहीं जाते। उन कुत्तों को भी पता है कि किस किस घर में हमको रोटी मिलेगी और किस किस घर में हमको लाठी मिलेगी।
अगर कुत्ता भी जानता है कि इस घर में गया तो उठा के पीछे से 4 लाठी मिलेगी और इस घर में गया तो हमको 4 रोटी मिलेगी, तो इंसान नहीं समझता क्या? जोर से बताइए जरा। बिल्कुल। अब सिद्धांत कौन सा लागू करना चाहिए? भय बिन होए न प्रीत सठे साध्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, या झूठा मानवाधिकार का सिद्धांत लागू करना चाहिए? जोर से बताइए जरा। अरे भैया, देश को बचाना है तो हमें लागू ही करना पड़ेगा। घुसपैठ कैसे होती है आपको बता रहा हूं। घुसपैठ का मूल कारण है घुसखोरी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, वहां पे एजेंट है बांग्लादेश के, क्यों माननीय सांसद जी, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी एजेंट है, त्रिपुरा के बॉर्डर पे एजेंट बैठे हुए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी जा चुका हूं, मैं असम बॉर्डर देख के आया हूं। मैं कोई PIL फाइल करता हूं तो दिल्ली में बैठे बैठे नहीं करता, पहले उस स्थान पे जाता हूं, देखता हूं, समझता हूं, फिर उसको PIL फाइल करता हूं। असम बॉर्डर मैंने देखा, त्रिपुरा बॉर्डर मैंने देखा, बंगाल बॉर्डर मैंने देखा। वहां एजेंट बैठे हुए 2000 रुपए में अंदर करा देते, और एक BSF का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए कैश मिला। अगर उसने एक घुसपैठिए को अंदर कराने का 2000 लिया, उस एक कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। क्या उस कमांडेंट को फांसी होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उस घुसपैठिए की, उस कमांडेंट के 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी क्या? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उस कमांडेंट की जिसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कराया, उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी क्या? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं। और कानून बनाना भारत रक्षा मंच का काम है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कानून बनाना आपका काम है क्या? कानून तो मैं भी नहीं बना सकता हूँ। हाँ, माननीय सांसद जी आए, आप इसको पार्लियामेंट में उठाओ। आपको 0 आवर क्वेश्चन आवर में आप, अगर आपको बात उठाना है, आपको कागज में बना के दूंगा, डॉक्यूमेंट में बना के दूंगा, और अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करोगे, बिल भी मैं बना के दूंगा। घुसपैठिए अंदर आते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, घुसपैठ का पहला कारण तो हो गया बॉर्डर पे 2000। दूसरा कारण, हमने एक घटिया आधार एक्ट बना रखा है। उस आधार एक्ट में हमने लिखा हुआ है कि केवल भारतीयों को नहीं, विदेशियों को भी आधार दिया जा सकता है। ये हमें पता हो चाहे ना पता हो, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां के जो एजेंट है उन्होंने बता रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसे एंट्री कराऊंगा, और जैसे तू चलेगा वहां पे कानून ऐसा है ये घटिया, जहां तुझे आराम से आधार मिल जाएगा। और आधार लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 182 दिन भारत में रहना चाहिए बस। 6 महीने भारत में रहना चाहिए, और 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, ये कौन सिद्ध करेगा? ये कोई पार्सल लिख के दे दे, या प्रधान लिख के दे दे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे, या कोई गजटेड ऑफिसर लिख के दे दे, कोई विधायक लिख के दे दे कि हाँ हमारे वार्ड में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, 6 महीने से रहता है। अगर वो लिख के दे दे, तुरंत उसका आधार बन जाएगा, भले ही वो म्यांमार का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो। ये हमारा कानून है। अब इस आधार एक्ट को गुरुजी बदल सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। आप बदल सकते हो क्या? मैं बदल सकता हूं क्या? मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। मैंने चैलेंज किया हुआ। मैंने कहा है केवल अब 99% आधार बन चुका है, लेकिन इसलिए केवल 5 साल तक के बच्चों का आधार बनना चाहिए, और केवल उन बच्चों का आधार बनना चाहिए जिनके माता पिता का आधार है। नहीं तो आप 5 साल से बड़े लोगों का आधार बनना ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी सबका आधार बन चुका है। अंदर आए, 2000 रुपए कानून सर्विस सेंटर वाले को पकड़ाया। अब बेरोजगार आदमी है, कोई काम धाम नहीं है, कानून सर्विस सेंटर खोल के बैठा हुआ है, किराए पे दुकान ले रखा है। भारत वाले बनवाते हैं 100 रुपए देते हैं, बांग्लादेशी बनवाते हैं 2000 रुपए देते हैं। तो पहले किसका आधार बनाएगा? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों का आधार बन गया। जैसे ही उसका आधार बना, आधार दिखा के उसने नगर निगम के दलाल को पकड़ा, उसने 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। आप नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते तो पैसा देते नहीं हो, घुसपैठिया 2000 देता है, तो नगर निगम में किसका बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनेगा? जोर से बोलिए जरा। और जब उसके पास 2 डॉक्यूमेंट हुए, उसने तहसील के दलाल को पकड़ा, बोला हमारा राशन कार्ड बनना है। आप राशन कार्ड बनाने का 500 रुपए ज्यादा देते नहीं हो, घुसपैठिया 2000 रुपए देता है, तो किसका राशन कार्ड पहले बनेगा? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठिए का। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, वो जाता है RTO ऑफिस, दलाल को पकड़ता है और बोलता है भैया देख 3 डॉक्यूमेंट हो गए, अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे।
आप आरटीओ ऑफिस में अपना जुआर लगाते हो, विधायक से फोन करवाओगे, इनसे फोन करवाओगे, रिश्तेदारी ढूंढोगे, नातेदारी ढूंढोगे, वो कुछ नहीं ढूंढता, सीधे 3000 रुपए पकड़ाता है। अब ये बताओ आरटीओ ऑफिस में किसका डीएल पहले बनेगा? जोर से बोलो जरा। घुसपैठिए का। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद कोई इनको इलेक्शन हर साल आता रहता है, कभी पार्षद का चुनाव, कभी प्रधान का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है। फॉर्म 6 मतलब क्या बताऊं, मैंने भी फॉर्म 6 को चैलेंज किया। उस फॉर्म 6 में आधार को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं रेजिडेंस प्रूफ के रूप में, तो 4 डॉक्यूमेंट उसके पास पहले ही है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। टोटल कितने में? 9000 में। और फिर उसने 2000 रुपए पकड़ाया, 11000 रुपए में उसका वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया। ये जो SIR अभी पूरे देश में हो रहा है, इसकी मैंने PIL फाइल किया। जब मैंने PIL फाइल किया तो मैंने आंकड़े लगाए थे कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी पूरे देश में SIR नहीं हुआ, केवल 12 राज्यों में SIR हुआ, 13 करोड़ वोट कट चुके हैं अभी तक। आप कल्पना करिए कि भारत में चल क्या रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में 13 वोटर भी फर्जी नहीं है, यहां 13 करोड़ अब तक निकल चुके हैं। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा दे, और यहां बन रहा है। क्यों? न फर्जी आधार बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी वोटर ID बनाना और बनवाना जघन्य अपराध। अभी माननीय सांसद जी बता ही रहे कि बंगाल से, त्रिपुरा से, और वो हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। आज एक नया ट्रेंड आ गया, बड़े समझदार है वो। जब सेकुलर सरकार होती है तो वो अपने असली नाम से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जैसे राष्ट्रवादी सरकार आती है, वो बाकायदा गमछा बांध के, पीला इस कलर का जो है बढ़िया टी-शर्ट पहन के, तिलक लगा के, और बाकायदा राजू, सोनू, मोनू, राजा, पिंकू, पिंकू, चिंटू, इस नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। खतरा ये आने वाला है कि डॉक्यूमेंट इनके बन चुके हैं, 5-10 साल के बाद ये पूरे देश में कहेंगे हाँ हम सनातन धर्म छोड़ के जा रहे हैं, बहुत छुआछूत होती है, अब तो हम इस्लाम अपनाएंगे। वो है क्या एक्चुअल में? इस्लामिक मुसलमान। डॉक्यूमेंट किससे बनाया? हिंदू नाम से। क्यों बना दिया? क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें हैं। तो 5-10 साल के बाद भारत में एक बड़ा खतरा आने वाला है। हर फ्राइडे को 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग सार्वजनिक रूप से धर्मांतरण करना शुरू करेंगे, और वो होंगे कौन? ये घुसपैठिए। तो अब सवाल ये है, ये तो हो गई समस्या, ये हो गया मूल कारण। अब समाधान क्या है? ये जो घुसपैठ है, ये हमारे ये लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास 1967 में कानून बना था, इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाना, बनाना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास होता है, और घुसपैठियों की मदद करने वालों को फांसी होती है। जो घुसपैठियों की मदद कर दिया वहां इजराइल में, कोई डॉक्यूमेंट बनवा दिया, तो घुसपैठियों को बाद में सजा होगी। पहले किसको सजा होगी? जो डॉक्यूमेंट बनाए। आज तक हमने इस 1967 वाले कानून को बदल के इसमें कहा ही नहीं कि इनफिल्ट्रेशन इज अनलॉफुल एक्टिविटी। ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, माननीय सांसद जी, उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में बना था ये, और आज तक हमने इसमें लिखा ही नहीं कि हाँ घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसलिए हमारे पास UAPA भी है, हमारे पास NSA भी है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून में तो लिखा ही नहीं है। आप लिख सकते हो क्या इस कानून में? जोर से बोलो जरा। केलकर जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, चोपड़ा जी लिख सकते हैं क्या? संसद या सुप्रीम कोर्ट? इसलिए कह रहा हूं, सांसद विधायक पकड़िए, उनको बोलिए इन कानूनों को अमेंड करें। ये कांग्रेस के द्वारा उस समय बनाए गए कानून थे, वो चाहते इसमें लिख देते, लेकिन उनको चाहना नहीं था। अब चाहते तो हैं, लेकिन अभी कानून नहीं बदला, और चाहने से समस्या ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा।
आप लाख चाहते हो कि मैं बीमार न रहूं, मेरा मोटापा न रहे, लेकिन चाहने से मोटापा रुक जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी तब जाके रुकेगा ना। तो आपको कानून बदलना पड़ेगा। घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए इस बीएनएस में धारा 111 है। इसमें चोरी, लूट, डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। गाड़ी की चोरी करना भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है तो धारा 111 लगाया नहीं जाता। घुसपैठ आतंकवाद से बड़ा खतरा है। याद रखिए, साल में आतंकवाद से प्रतिवर्ष 1000 हिंदू कम होते हैं। उसमें सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी के जितने लोग बलिदान होते हैं उनकी संख्या जोड़ लीजिए, प्लस जितने हिंदू और मारे जाते हैं आतंकवाद में उनकी संख्या जोड़ लीजिए, माओवाद, नक्सलवाद में जितने लोग मारे जाते हैं उनकी संख्या जोड़ लीजिए। प्रतिवर्ष मात्र 1000 लोग कम होते हैं, जबकि घुसपैठ 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और उन्होंने पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है। तो घुसपैठ बड़ा खतरा है कि आतंकवाद? जोर से बोलिए जरा। डेमोग्राफी बदलती जा रही है और आतंकवाद से निपटने के लिए इसमें सेक्शन 113 है, उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म कहते हैं। हमने उसमें लिखा ही नहीं कि घुसपैठ की मदद करना और घुसपैठ कराना या उनका डॉक्यूमेंट बनाना ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है। जो पाकिस्तान का वो था लियाकत अली, वो कहता था लड़के ले लिया हिंदुस्तान, हंस के लेंगे, लड़के ले लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बाद में जिन्ना भी यही बात कहता था, लड़के ले लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये घुसपैठ उसी का एक मोडस ऑपरेंडी है, हंस हंस के भारत को लेना। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं और उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे हिमाचल बॉर्डर हो, उत्तराखंड बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, त्रिपुरा बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो, बंगाल बॉर्डर हो, तमिलनाडु का बॉर्डर, केरल का बॉर्डर, गोवा का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर, पूरे बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने के एक नहीं 6 कारण है। पहला कारण है लव जिहाद, दूसरा कारण है धर्मांतरण, तीसरा कारण है घुसपैठ, चौथा कारण है जनसंख्या विस्फोट, पांचवा कारण है लैंड जिहाद। तो ये जो जिहाद चल है, ड्रग जिहाद, इसके कारण घुसपैठ ये डेमोग्राफी बदल रही है। अब अगर हमें इसको रोकना है तो हमें इसको ऑर्गेनाइज क्राइम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको वेजिंग वॉर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, अनलॉफुल घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है घुसपैठियों के खिलाफ गवाह नहीं मिलते। किसको बात टाइम है? अभी आप में से आप बड़े राष्ट्रभक्त हो, आप दिल्ली में रहते हो और एक घुसपैठ का मामला शुरू हो जाए। मान लीजिए हनुमान मंदिर के बगल में कोई घुसपैठिया रहता है और आपको पता भी है। पहली बात तो आप पुलिस में शिकायत करने से बचते हो, यार हमको 20 बार तो पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आप सोचोगे अरे हमको 20 साल मुकदमा चलेगा तो हमको कम से कम 100 बार हमको कोर्ट बुलाया जाएगा। तो ये घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की व्यवस्था ही नहीं की। अगर हमने कानून बना दिया होता कि भैया घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, ये 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक टेस्ट करके इनको भेजो, मैं कह रहा हूं तीनों टेस्ट करो। और जिन लोगों का 3 के तीनों टेस्ट में कंफर्म हो जाए कि ये तीनों ही घुसपैठिए हैं, तीनों टेस्ट करके उनसे पूछो तेरे नाना का घर, तेरे दादा का घर कहाँ, तेरे मामा का घर, तेरी मौसी का घर कहाँ है, तेरी बुआ कहाँ रहती, तेरी मौसी कहाँ रहती, तेरे फूफा कहाँ रहते, तेरे दादा कहाँ रहते। ये 5-6 सवाल पूछो और पूछने के बाद जब कंफर्म हो जाए कि भारत के नहीं है, उनको उठा के बाहर भेज दो। तो अगर आपको देश को सुरक्षित बनाना है
तो आपको घुसपैठ के खिलाफ आपको पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़ेगी। घुसपैठ के मामले की साल भर के अंदर सुनवाई कंप्लीट करानी पड़ेगी, और वो तब हो सकता है जब घुसपैठियों के नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट की व्यवस्था हो, और घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों पे कार्रवाई बाद में हो, पहले उनके मददगारों पे कार्रवाई शुरू हो जाए। हर पार्षद को पता होता है कि उसके मोहल्ले में कितने घुसपैठिए रहते हैं, मानते नहीं मानते आप? हर प्रधान को पता होता है उसके गांव में कितने घुसपैठिए रहते हैं। हर नगर निगम के सुपरवाइजर को पता होता है उसके क्षेत्र में कितने घुसपैठिए रहते हैं। मैं दिल्ली वालों से पूछ रहा हूं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हो और जैसे ही आप छत डालते हो, वो डीडीए वाले आते हैं कि नहीं? सुपरवाइजर, जोर से बताओ भैया। नगर निगम वाले आते हैं कि नहीं? तो अगर उनको इतना पता चल गया कि आप पुराना घर तोड़ के नया घर बनवा रहे हो और आपकी छत बढ़ने वाली है, वसूली करने आ जाते हैं, तो आपको लगता है उतने बेवकूफ है, उनको ये नहीं पता कि कौन सी पार्क में कौन सी घुसपैठिए रहते? पता नहीं, सब पता है। लेकिन वो जो पार्षद और प्रधान है वही उसके असली संरक्षक है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक घर में 4 वोट है, घुसपैठिए एक झुग्गी में 12 वोट है। चुनाव लड़ने के लिए 4 वोट वाला परिवार चाहिए या 12 वोट वाला चाहिए? जोर से बोलिए जरा। 12 वोट वाला आपके यहाँ वोट मांगने आएगा, आप 4 सवाल और पूछोगे कि क्यों आए, ऐसे नहीं किए, वो नहीं किया, वो नहीं किया, सीवर लाइन जाम थी, बल्ब ठीक नहीं कराया, लाइट नहीं कराया, आप दुनिया भर की बातें और करोगे। घुसपैठिया कोई सवाल पूछेगा क्या? जोर से बोलो। वो तो चाहेगा बस उसको अस्थायी रूप से रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ न हो, उसकी झुग्गी न तोड़ी जाए, बस वो आराम से वोट देता रहे। तो घुसपैठियों के असली संरक्षक हमारे वोटजीवी नोटजीवी पार्षद और प्रधान है। घुसपैठियों के असली संरक्षक हमारे वोटजीवी नोटजीवी नेता हैं, और ये इसलिए है वो क्योंकि उनको पता है कि घुसपैठियों की मदद करना कोई सीरियस क्राइम नहीं। याद रखिए, जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक ये घुसपैठ की समस्या ठीक नहीं होगी। घुसपैठियों की फंडिंग, घुसपैठ का मूल कारण है करप्शन, और करप्शन का मूल कारण है घटिया कानून। घुसपैठियों को बेनामी फंडिंग होती है, और बेनामी फंडिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा बेनामी एक्ट महाघटिया, महासड़ा हुआ है। घुसपैठियों को हवाला के जरिए फंडिंग होती है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा हवाला विरोधी कानून महाघटिया, महासड़ा हुआ है। घुसपैठियों को विदेशों से फंडिंग हो रही है, एफसीआरए के जरिए यहाँ एनजीओ बने हुए हैं, उनको विदेशों से पैसा आता है, उसके जरिए वो एनजीओ के लिए शेल्टर का काम करते हैं, और वो इसलिए चल रहा है हमारा कानून घटिया है। घुसपैठियों को ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। घुसपैठियों को बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकिंग एक्ट 1949 वाला महाघटिया, महासड़ा हुआ है। तो अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो सबसे पहले इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर चूल्हा बंद करना है तो मुंह से फूकते हैं या पहले उसकी नाव बंद करते हैं? जोर से बोलिए जरा। नाव बंद कर दिए, चूल्हा बंद। इनकी फंडिंग बंद कर दीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, जिसके दम पर टिके हुए हैं कठोर कानून बना दीजिए, और एक विंडो ओपन करिए। मच्छर, घर में मच्छर ना आए इसकी 2 व्यवस्था करनी होती है। एक तो आपके जाली जो दरवाजे हैं वहां जाली लगी हो, दूसरा आपके पास वो बढ़िया वाली अगरबत्ती हो कि उस अगरबत्ती को जलाते ही सारे घुसपैठिए भाग जाए, वो सारे मच्छर भाग जाए। ऐसे होता है। मच्छर कैसे मारे जाते हैं? ऐसे मारे जाते हैं ना। आपको वही फॉर्मूला करना पड़ेगा। बॉर्डर पे फेंसिंग बनानी है, वो तो बाद में बनती रहेगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कानून बदलने में कोई टाइम लगता है क्या? आपको इजराइल वाला कानून लेना पड़ेगा। 3 महीने का टाइम है। जो भारत के लोग नहीं हैं वो छोड़ के भाग जाएं। 3 महीने के बाद हम घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके ये भी पूछेंगे किसने इनका आधार बनाया, किसने राशन कार्ड बनाया, किसने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, किसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, किसने वोटर आईडी बनाया। और घुसपैठियों पे कार्रवाई बाद में होगी, इनके मददगारों पे कार्रवाई पहले होगी। और पहले कैसे होगी? जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया उनकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, 10 से 20 साल के लिए सजा, उनको जेल में भेजेंगे। मैं कह रहा हूं एनआरसी जब आएगी तब आएगी। ये कानून बनते ही भारत के वोटजीवी नोटजीवी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, भारत के भ्रष्ट वो क्लर्क जो इनका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यही खुद ही उनको बोलेंगे बाबा तू चला जा, तेरे चक्कर में हम भी मर जाएंगे, तू भी मरेगा हम भी मरेंगे, तू भाग जाएगा तू भी बच जाएगा हम भी बच जाएंगे। जैसे आप
कमरा बंद करिए, तगड़ी वाली उसमें अगरबत्ती जलाइए और 10 मिनट के बाद दरवाजा खोल दीजिए, सारे मच्छर भाग जाते नहीं भागते? जोर से बोलिए जरा। बस वही तगड़ा कानून बनाना है, दरवाजा खोलना है, बोले 3 महीने के अंदर भागना है भाग जाओ, नहीं तो पकड़ने के बाद तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ा देंगे। ये कानून बन जाए। मैं कह रहा हूं 90% घुसपैठ ये अगर भारत छोड़ के न भाग जाए, मैं जिंदगी भर न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा न सार्वजनिक रूप से किसी को मुंह दिखाऊंगा। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि बिना कानून बदले एनआरसी सफल होगी, तो भैया असम में एनआरसी फेल हो चुकी है। असम में एनआरसी जो गुर्देव हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हुई थी। माननीय सांसद जी को पता होगा असम एनआरसी कैसे फेल हुई। असम एनआरसी ऐसे फेल हुई जैसे असम में एनआरसी शुरू हुआ, घुसपैठियों ने 2-2 हजार रुपए दे दे के डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। और एनआरसी कौन करता है? वही नगर निगम के कर्मचारी, वही लेखपाल, वही पटवारी, वही कानून को जो सी ग्रेड के कर्मचारी होते हैं सरकारी, वही आके करते हैं। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो चालाक होते हैं कि बुद्धू, जोर से बोलिए जरा। चालाक, महाचालाक होते हैं। वो क्या करते थे, एनआरसी कैसे होती है, रजिस्टर लेके घर घर जाया जाता है और घर घर जाके एक पन्ने के ऊपर मकान का मालिक का नाम और मकान का नंबर लिखा जाता है, परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी जाती है। हर पन्ने पे एक मकान और उसके परिवार की संख्या। और वो जो घूसखोर कर्मचारी, वो केवल असम में तो है नहीं, वो तो आपके दिल्ली में भी है, बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी हर जगह है। उन्होंने क्या किया, घुसपैठियों ने 2-2 हजार रुपए पर हेड देना शुरू किया। यानी घुसपैठिए की परिवार में 10 लोग हैं, उन्होंने 20 हजार रुपए पकड़ा दिया कर्मचारियों को। अब भारत वाले एनआरसी में अपना नाम जुड़वाने के लिए पैसा देंगे क्या? जोर से बोलो भैया। आप क्यों दोगे? बोलो मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, मैं क्यों दूं पैसा? हमारा नाम जोड़ो, हम तो 8 लोग हैं। घुसपैठियों ने 2000 पर हेड उनको ऑफर कर दिया। कर्मचारी बड़े चालाक, वो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उसको काउंट करके रखते थे और जितने असम के लोग रहते थे उतने लोगों का नाम निकाल देते थे। तो जब पूरी असम में एनआरसी हुई तो परिणाम ये हुआ कि सारे बांग्लादेशी, म्यांमार, रोहिंग्या जो भी वहां थे वो क्या बन गए? भारतीय। और जो भारतीय थे वो क्या बन गए? रिफ्यूजी, विदेशी। और फिर एनआरसी का विरोध किसने किया? भारत के लोगों ने किया, असम के लोगों ने किया। बोले अरे हम तो यहीं के रहने वाले, हमारा नाम बाहर कैसे हो गया? तो इस एनआरसी फेल कैसे हुई? किसके कारण? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी के कारण। इसलिए भारत रक्षा मंच के सभी कार्यकर्ताओं से विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं, भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? करप्शन। जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घूसखोरी तो तभी रुकेगी जब नियम कानून बदला जाएगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। मुझे लगता है आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, हम तो बोल सकते हैं लेकिन आप लोगों की बैठने की क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए विषय के नहीं सुन रहे हैं, अभी हम सुन सकते हैं, अभी और भी सुन सकते हैं। आप रात भर बोलिए, हम रात भर सुनो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ठीक है, एक विषय और ले लेते हैं। हाँ हो जाए, ले ले भैया। बिल्कुल वो बिल्कुल पीछे वाले ढीले पड़े नहीं बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल अरे क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में बोलेंगे। भारत की समस्या नंबर 2 या भारत का खतरा नंबर 2। कट गया पता, वोटर लिस्ट से। अभी एक सर्वे आया, उस सर्वे में आपने सुना होगा कि दिल्ली का TFR 1.2 आ गया। सुना नहीं सुना? कुछ लोगों ने, पेपर में आया था कि दिल्ली का TFR 2 से नीचे हो गया, यानी दिल्ली के लोग 2 से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस हाल में कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? जरा हाथ उठाएं। मंच वाले उठा सकते हैं, सामने वाले। ये जो 2-3 लोग हाथ उठाएं इनको पहले प्रणाम करिए। इन्होंने भारत की बहुत बड़ी सेवा किया है, सुरक्षित भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपके बच्चों के कितने बच्चे हैं? नहीं, आपने 4 किया, आपके बच्चे कितने कर रहे हैं? 2 किसी के अच्छा, बेटों को भी, बेटे भी कर रहे हैं। बढ़िया। 3 है। आज की डेट में ये देखने में आ रहा है कि 2 से आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा।
ऐसा है कि नहीं? सही है 90% ऐसा ही है। बिल्कुल। तो दिल्ली का गुरुदेव TFR आ गया है 1.5 1.2, यानी दिल्ली में ज्यादातर लोग 2 से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप चलिए, जिनको लगता है दिल्ली का TFR डाउन आया है, वो हमारे साथ चले। दिल्ली के मैं 10 मोहल्ले बताता हूं जहां 10 से 20 बच्चे भी हैं। आप हमारे साथ चलिए, ओखला चलिए, जाकिर नगर, आप जामिया नगर चलिए, आप वहां शाहीन बाग चलिए, आप मुस्तफाबाद चलिए, आप चलिए करावल नगर, आप चलिए बल्ली मारान, आप चलिए नरेला, आप चलिए बवाना, आप चलिए रंगपुरी, आप चलिए नजफगढ़। एक के 14, 16, 18। माता पिता को केवल बच्चों की संख्या याद है कि इतने बेटे इतनी बेटी, उनका सीक्वेंस याद ही नहीं है कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन। सही कह रहा है। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, अभी आजकल वो चल रही है ना SIR, उस SIR में जो टीचर ड्यूटी करने गए वो बता रहे हैं कि स्थिति क्या हो रही है। तो जहां एक तरफ दिल्ली में TFR 2 से कम हो गया है, वहीं दिल्ली में ही कम से कम 50 ऐसे एरिया है जहां आपके 10 से 20 बच्चे। अरे बाकी चलो, एक यहाँ मोहल्ला है दिल्ली में, उसका नाम है चौहान बांगड़। जानते नहीं थे? जानते चौहान बांगड़? चौहान बांगड़ में कितने चौहान बचे? नाम रह गया उसका गुरुदेव चौहान बांगड़। एक भी नहीं। चौहान खत्म हो गए, वहां पे खत्म हो गए, सब पलायन कर गए। तो दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे यहां, वो है जनसंख्या विस्फोट। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भी भारत में हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भी भारत में पैदा हो रहे हैं। कई मामलों में हम दुनिया में सबसे नंबर 1 है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है, 1 लाख करोड़ का। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में होता है, साल में लगभग 40 लाख। दुनिया में सबसे ज्यादा बेटियां लफ्ज़िहात का शिकार भारत में होती हैं, 5 लाख बेटियां लफ्ज़िहात का शिकार होती हैं, उसमें 1.5 लाख तो वापस मिलती, 3.5 लाख नहीं मिलती। कई मामले, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड इंक्रोचमेंट भारत में है, 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है, 100 लाख एकड़ पे, और आज भी कब्जा हो रहा है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है और चीन में पर डे 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत चीन का 1/3 है और चीन में पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके अरुणाचल में भाई साहब, माननीय सांसद जी, अरुणाचल में 2 से ऊपर कोई जा रहा है क्या जो अरुणाचल के लोग हैं? 1 पे आ गए। नहीं जा रहे। तो भारत में प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, यहां पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत में पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 4,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत में 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 8,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत में पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। ब्राजील हमसे 2.5 गुना बड़ा है, उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, यूपी के बराबर, और हम 150 करोड़ है। भगवान राम भी आ जाए ना, इस देश से न गरीबी खत्म कर सकते, न भूखमरी खत्म कर सकते, न कुपोषण खत्म कर सकते, न प्रदूषण खत्म कर सकते।